एंड वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। और पहले की तरह आज मैं एक इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए लेकर के आया हूं, प्रीलिम्स वीकली। तो स्टार्ट करते हैं इस्तांबुल कन्वेंशन के साथ। इस्तांबुल कन्वेंशन क्यों न्यूज में था? क्योंकि टर्की एक ऐसा कंट्री था जिसने पहला कंट्री था जिसने इस्तांबुल कन्वेंशन को साइन किया था, लेकिन अभी अभी इसने अपनी कैंडिडेचर यहां से विड्रॉ कर ली है। मतलब ये इस्तांबुल कन्वेंशन से बाहर आ गया है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका नाम है काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वुमेन के अगेंस्ट जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं और डिफरेंट तरीके के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, उसको ये एड्रेस करने के लिए कन्वेंशन बनाया गया था। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बहुत सारे कन्वेंशन आते हैं, ट्रीटीज आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते। ठीक है, तो हम किसी भी कंट्री को लीगली ऑब्लिगेटेड नहीं कर सकते इनके नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए। लेकिन इस्तांबुल कन्वेंशन जो भी कंट्री साइन कर रहा है उस पर लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो इसे फॉलो करे। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इट कवर्स डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन एंड फोर्स मैरिज। तो आप देख सकते हैं कि इसमें लगभग सभी टाइप्स के जो वायलेंस होते हैं अगेंस्ट वुमेन वो कवर किए गए जा चुके हैं। ठीक है, ये 2011 में आया था, 7 अप्रैल 2011 में, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है इस्तांबुल कन्वेंशन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इस्तांबुल कन्वेंशन इज ट्रू। तो पहला ऑप्शन होगा काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन। दूसरा, इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट, इट केम इनटू एक्ट ऑन 7th April 2012. This option is wrong. And India is not a member. Please note, India is not a member of this Istanbul Convention. आगे चलते हैं, प्रोजेक्ट बोल्ड। अब देखिए प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट बोल्ड और व्हाट आर इट्स फीचर्स। तो इसका ये क्या है? बैम्बू के बारे में याद रखिएगा, बी फॉर बैम्बू। तो बैम्बू आपको सबको पता होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, उसके बारे में हम देखते हैं। इसका फुल फॉर्म पहले देख लो, बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। ठीक है, जहां पर ड्रॉट होता है, जहां पर रेनफॉल कम होती है, वहां पर बैम्बू को उगाया जा सकता है। ठीक है, और इस बैम्बू को उगाने के नॉट ओनली कमर्शियल यूज होते हैं बल्कि सॉइल की हेल्थ भी इससे इंप्रूव होती है। तो इसको लॉन्च किसने किया है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने। याद रखिएगा, किसने लॉन्च किया है। जब भी कोई स्कीम पूछी जाती है एग्जाम में तो ये जरूर पूछा जा सकता है कि किसने उसे लॉन्च किया। अब ये किसके अंतर्गत लॉन्च किया? खादी बैम्बू फेस्टिवल टू सेलिब्रेट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी का अमृत महोत्सव। तो 75 ऑफ ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को हम कैसे मना रहे हैं? आजादी का अमृत महोत्सव नाम देकर के। ठीक है, उसके अंदर खादी बैम्बू फेस्टिवल आता है और उसके अंदर प्रोजेक्ट बोल्ड आता है। ठीक है दोस्तों, तो अमृत महोत्सव के अंदर खादी बैम्बू फेस्टिवल आया और इसके अंदर प्रोजेक्ट बोल्ड आया। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी देख लीजिए, टू क्रिएट बैम्बू बेस्ड ग्रीन पैचेस इन एरिड एंड सेमी एरिड लैंड जोन्स। मैंने आपको अभी बताया था कि जहां बारिश कम होती है वहां पर बैम्बू उगाने का यहाँ पर एम किया गया है। टू रिड्यूस डेजर्टिफिकेशन, अगर हम वहां पर बैम्बू उगाएंगे तो डेजर्टिफिकेशन ऑब्वियसली कम होगा। और प्रोवाइड लिवलीहुड्स एंड मल्टी डिसिप्लिनरी रूरल इंडस्ट्री सपोर्ट। अब देखिए, जो बैम्बू होता है ना उसका कई जगह यूज होता है, जैसे चेयर बनाने में, ठीक है, रेलवे स्लीपर कोचेस में उसका यूज होता है और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन की चीजों में उसका यूज हो सकता है। तो इससे लिवलीहुड सपोर्ट भी बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल कंडीशन लोगों की अच्छी हो जाएगी, बैम्बू उगा करके बेच सकते हैं। डेजर्टिफिकेशन रिड्यूस होगा क्योंकि जहां पर कुछ भी उग नहीं रहा था वहां बैम्बू उग सकता है, तो आप वहां पर उसको उगाएं। तो ये सारी चीजें। अच्छा, केवीआईसी के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में। केवीआईसी क्या होता है? एक स्टैच्यूरी बॉडी है, याद रखिएगा, इट इज नॉट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट इज अ स्टैच्यूरी बॉडी। और किस एक्ट के अंतर्गत? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इट इज अ स्टैच्यूरी बॉडी एंड इट कम्स अंडर 1956 एक्ट। आगे चलते हैं, देखिए एक न्यूज में था अभी 4 जो आपका जुलाई था, वो डेथ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद की। तो उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो मैंने इंक्लूड कर लिया है, हो सकता है आज है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, विच ऑफ दीज इज करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल यूथ डे? दिस इज इंपॉर्टेंट कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। इट इज ऑन 12 जनवरी। आपको याद होना चाहिए। अब इसमें पहले की तरह मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मैच द फॉलोइंग। तो डेट दे दी जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे इवेंट ऑफ इंपॉर्टेंस दे दी जाएगी, तो आपको मैच कराना पड़ेगा। तो अगर 12 जनवरी आता है दैट मीन्स इट इज अ नेशनल यूथ डे। आपको यह भी याद होना चाहिए कि यूथ डे जो है ना स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड होता है।
तो इससे आपको अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर आता है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। यूथ इज रिलेटेड टू स्वामी विवेकानंद। आगे चलते हैं, निपुण भारत प्रोग्राम। अब देखिए ये जो वर्ड्स है ना, जो प्रोग्राम से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने पीछे देखा बोल्ड प्रोग्राम, अब यहाँ निपुण भारत प्रोग्राम देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, पहले कि इसको किसने लॉन्च किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा कि एवरी चाइल्ड इन द कंट्री नेसेसरली अटेन्स फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। देखो ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। आपको पता होगा कि जो एसर की रिपोर्ट्स आती है, ASER, वो ये बताती है कि मैथ्स में और इंग्लिश में, ठीक है, जो बच्चे हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा इनफैक्ट खराब है। तो इसी चीज को इन्होंने दूर करने के लिए निपुण भारत प्रोग्राम बनाया है, और लिटरेसी और न्यूमरेसी ये दो चीजों पे फोकस करेंगे बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3। ठीक है, तीसरी कक्षा तक जाते जाते उसकी लिटरेसी और न्यूमरेसी कैपेबिलिटीज इंप्रूव हो जाए। और ये टारगेट कब का है, 2026 टू 2027। ये भी इंपॉर्टेंट है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो स्कीम जो है वो किसने लॉन्च की है, उसका एम क्या है और उसका टारगेट ईयर क्या है। ठीक है, तो ये 2026 टू 27 इज इंपॉर्टेंट। एज ग्रुप किसको टारगेट कर रहा है, 3 to 9 ईयर्स। 3 to 9 ईयर्स आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, ग्रेड 3 तक 9 ईयर्स का बच्चा हो जाता है, तो यू कैन एंटिसिपेट। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल लेवल इन ऑल स्टेट्स एंड यूटीज। मतलब 5 हायरार्की में इसको डिवाइड किया गया है, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल लेवल। ठीक है, और ओवरऑल ये जो प्रोग्राम है ये समग्र शिक्षा एक स्कीम है गवर्नमेंट की, समग्र शिक्षा, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है, उसके अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने स्पेशली लेक्चर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया हुआ है। आगे चलते हैं, फ्लाई ऐश। कई बार आपने सुना होगा, हो सकता है आपको आता भी हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मुझे जरूरत लगी कि इसको इंक्लूड करूं मैं। देखिए, जब भी आप कोल को बर्न करते हैं, ठीक है, तो फ्लू गैसेस निकलती हैं और साथ में फ्लाई ऐश निकलती है। फ्लाई ऐश क्या होता है, इज नथिंग बट अ पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर मतलब बहुत छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स को हम पर्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या क्या है आपको याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं जो बताने जा रहा हूं, लेकिन आपको अंदाजा होना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन अगर आता है कि फ्लाई ऐश इंक्लूड्स ओनली SiO2, तो ओनली SiO2, अब ओनली तो किसी भी चीज में नहीं हो सकता। जब भी केमिकल कंपाउंड की बात होती है तो कुछ कुछ और कंपाउंड जरूर निकलते हैं उसके साथ। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन नॉर्मली रॉन्ग हो जाते हैं, ओनली वर्ड अगर आ जाए तो फ्लाई ऐश इंक्लूड्स क्या क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड, सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, आर्सेनिक, कोबाल्ट, लेड, मैंगनीज, मरकरी, सभी चीजें जो भी आपको हैवी टाइप के मटेरियल यहाँ दिख रहे हैं वो सारे चीजें इसमें होते हैं। तो ऑप्शन में अगर आता है ओनली वर्ड करके कि फ्लाई ऐश इंक्लूड्स ओनली, तो वो ऑप्शन जरूर रॉन्ग होगा, आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। अब इसके कई हेल्थ और एनवायरमेंटल हैजार्ड्स होते हैं, आपको पता होगा PM 2.5 वो कितना नुकसानदायक है लंग्स के लिए, हेल्थ के लिए। उसी तरीके से फ्लाई ऐश जो पर्टिकुलेट मैटर है वो लंग्स में जा करके लंग्स को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो बेसिकली इससे लंग्स की बीमारी होती है। अब इसको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, किसी भी खराब चीज को हम एक एडवांटेजियस तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला है कॉन्क्रीट प्रोडक्शन, सीमेंट और सैंड की जगह इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि पूरी तरह से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक सब्सटीट्यूशन हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमें पता है कि सीमेंट प्रोडक्शन में भी बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। उसके बाद इसका एग्रीकल्चरल यूज भी होता है, जैसे सॉइल अमेंडमेंट। सॉइल में अगर आप इसको मिला देते हैं एक फिक्स क्वांटिटी में, तो उससे सॉइल इंप्रूव होती है। फर्टिलाइजर की तरह भी, कैटल फीडर्स की तरह भी, सॉइल स्टेबलाइजेशन और एग्रीकल्चरल स्टेक्स। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। मैं कंटेंट के बारे में बोल रहा हूँ, आपको नहीं याद होना चाहिए, लेकिन ये यूजेस के बारे में आपको याद जरूर होना चाहिए। प्रीलिम्स में एक एक अलग अलग ऑप्शन आ सकता है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ फ्लाई ऐश। तो पहला कॉन्क्रीट प्रोडक्शन, सेकंड सॉइल अमेंडमेंट, थर्ड फर्टिलाइजर, फोर्थ कैटल फीडर्स, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और इसका एप्लीकेशन है ऑन रिवर्स टू मेल्ट आइस। आइस को मेल्ट करने के लिए भी ये यूज किया जा सकता है। जैसे आपको पता होगा नॉर्दर्न रीजन में जो रिवर्स होती है उसमें आइस आ जाती है, ठीक है, आइस बन जाती है। अब वहां के लोगों को पानी पीने में दिक्कत होती है क्योंकि पानी रह नहीं जाता, आइस बन जाता है, तो वहां पर इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोगों को सभी का टारगेट है मलेरिया को एलिमिनेट करने का। इनफैक्ट इंडिया का भी टारगेट है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री, इंडिया, चाइना,
पाकिस्तान और श्रीलंका, इनमें से कौन सा? आंसर इज चाइना। ठीक है, इसको मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में बना दिया ताकि आपको याद रहे। अब WHO जो है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 उसने पब्लिश की है। ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 इज पब्लिश बाय होम। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शंस आ सकते हैं WHO, यूनिसेफ, WTO या कुछ और। ठीक है, जो चाइना ने इसको एलिमिनेट किया है वो किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया है? 523 प्रोजेक्ट 137 स्ट्रैटेजी। अब ये स्ट्रैटेजी आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड नहीं है, चाइना से रिलेटेड है, इसलिए आपको स्ट्रैटेजी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए 523 प्रोजेक्ट है क्या। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू मलेरिया एंड इट इज रिलेटेड टू चाइना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, किसी स्टेट ने नहीं बनाई हुई है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने इसको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मैंडेट ऑफ दिस मिनिस्ट्री। मैंडेट ऑफ दिस मिनिस्ट्री का मतलब कि मिनिस्ट्री करेगी क्या, इसका रोल क्या होगा। तो दो ऑप्शंस में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। टू स्ट्रीमलाइन प्रोसेस फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर कोऑपरेटिव्स, मतलब यहाँ एक कीवर्ड है कोऑपरेटिव्स। क्या कोऑपरेटिव्स के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये मिनिस्ट्री बनाई जा रही है, या सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो फेडरल रिलेशनशिप्स होते हैं उसको इंप्रूव करने के लिए ये मिनिस्ट्री बनाई गई है। तो इसका आंसर है फर्स्ट। आपको नॉर्मली देखने में लगेगा कि सेकंड है इसका आंसर, लेकिन इसी तरीके से यूपीएससी कंफ्यूज करता है। आपका आंसर है 1। तो प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट। आगे चलते हैं दोस्तों। हरित धारा, देखिए अगेन ये वर्ड इंपॉर्टेंट्स होते हैं, जितने भी वर्ड्स हैं ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये होता क्या है पहले देख लेते हैं। एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट होता है। एंटी मिथेनोजेनिक मतलब क्या होता है? मीथेन के अगेंस्ट एंटी मीथेन। अब इसका रोल क्या होता है? कट डाउन कैटल मीथेन एमिशंस बाय 17 to 20%। आपको सभी को पता होगा, अगर नहीं पता तो अब मैं बता देता हूं कि जो मीथेन का प्रोडक्शन होता है काफी कुछ वो कैटल्स के थ्रू होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि मीथेन कैटल मीथेन एमिशन को 17 से 20% कम कर देता है। इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन हायर मिल्क प्रोडक्शन। तो ये जो आपका फीड सप्लीमेंट है, फीड सप्लीमेंट मतलब जो आप गाय या भैंस को खिलाते हैं उसको बोलते हैं फीड सप्लीमेंट। तो ये जो है मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ाने में हेल्पफुल है। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है? हरित धारा, द एडवांटेजियस यूज ऑफ हरित धारा इज, पहला कट डाउन कैटल मीथेन एमिशंस बाय 17 to 20% एंड इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन हायर मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, अब ये बनता कैसे है? टैनिन रिच प्लांट बेस्ड सोर्सेस। तो आपको याद रखना है प्लांट बेस्ड सोर्सेस। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इट सोर्स ऑफ जेनेसिस इज प्लांट बेस्ड सोर्स, एनिमल बेस्ड सोर्स या कुछ और। अब देखिए मीथेन, मैंने अभी आपको यहां बताया कि मीथेन कैसे बनता है, कैटल कैसे मीथेन बनाती है। मीथेन इज प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स हैविंग रूमेन। ये इंपॉर्टेंट है, रूमेन। रूमेन क्या होता है? रूमेन इज द फर्स्ट ऑफ द फोर स्टमक्स where the cattle eat plant material, cellulose, fiber, starch and sugars। तो क्या होता है कि जब ये गाय भैंस या जो कैटल्स होती हैं वो जब ये प्लांट मटेरियल, सेलुलोज, फाइबर, स्टार्च और शुगर खाती हैं तो वो फर्मेंट हो जाता है। किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको फर्मेंट कर देते हैं। तो इससे मीथेन रिलीज होता है। फर्मेंटेशन होता है तो मीथेन रिलीज होता है, साथ में CO2 भी रिलीज होता है। ओके, अब मीथेन को हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? देखिए मीथेन जो है 25 टाइम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा खतरनाक ग्लोबल वार्मिंग गैस है। हम सभी लोग CO2 पे बहुत ध्यान देते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, CO2 को कम होना चाहिए, लेकिन मीथेन जो है 25 टाइम्स ज्यादा पोटेंसी रखता है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में। हालांकि बात यह है कि मीथेन थोड़ा कम रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होता है, इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चलते हैं। रिफ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, ये क्या चीज होती है? हम सभी लोगों ने ये चीज देखी कि हमको गैसोलीन व्हीकल पता होता है। गैसोलीन व्हीकल क्या होता है? पेट्रोल डीजल, इस टाइप की पेट्रोल डीजल ये गैसोलीन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग सब लोग बात कर रहे हैं इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की। तो फ्लेक्स फ्यूल उसी के बारे में है। ये मॉडिफाइड वर्जन ऑफ व्हीकल होता है दैट कुड रन बोथ ऑन गैसोलीन एंड ब्लेंडेड पेट्रोल। देखो, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक की रहेगी, अगर हम इथेनॉल ब्लेंडेड व्हीकल बनाते हैं तो वो इथेनॉल वाली ही रहेगी। लेकिन फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल में क्या होगा? हमारे पास दोनों ऑप्शन होंगे, या तो हम गैसोलीन से उसको रन कर लें या फिर हम उसको ब्लेंडेड पेट्रोल से रन कर लें। ठीक है, और ब्लेंडेड पेट्रोल भी अलग अलग ब्लेंडिंग होगी। 10% में भी रन कर जाएगा। अगर हम 10% ब्लेंडिंग करते हैं
तो भी रन कर जाएगा, 20% करते हैं तो भी रन कर जाएगा, ठीक है। तो इट्स अ फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल यू कैन से। और ये ब्राजील में यूज किया गया था और बहुत सक्सेसफुल रहा है। ब्राजील आपको पता होगा शुगर केन प्रोडक्शन के लिए काफी फेमस है, तो शुगर केन से ही इथेनॉल निकलता है, इसलिए ब्राजील में एक्सपेरिमेंट किया गया और काफी सक्सेसफुल भी रहा था। अब लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। क्या है? डाइवर्जन ऑफ शुगर केन टू इथेनॉल प्रोडक्शन। शुगर केन आपको पता होगा कि एक फूड मतलब खाने पीने में यूज होता है, ठीक है, इससे शुगर भी बनती है और इसके मल्टीपल और यूजेस भी होते हैं। लेकिन अगर आप इथेनॉल प्रोडक्शन में इसको डाइवर्जन कर देंगे तो बाकी इसके जो प्रॉपर यूज हो रहे हैं वो कैसे होंगे, ठीक है, वहां तो कमी पड़ जाएगी और डिमांड उतनी ही रहेगी। डिमांड उतनी रहेगी तो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इसके रेट्स बढ़ जाएंगे। दूसरा, इथेनॉल इज नॉट एज इकोनॉमिकल एज गैसोलीन इज। गैसोलीन जो है वो थोड़ा इकोनॉमिकल है, इथेनॉल थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा। तो अब इसमें क्वेश्चन ये है कि लोग महंगी चीज क्यों लेंगे? और अगर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल यूज भी करेंगे वो, तो दिखाने के लिए तो उन्होंने ले लिया, लेकिन वो यूज करेंगे गैसोलीन, तो इस चीज को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भालिया वीट, देखो इंपॉर्टेंट है ये भालिया वीट इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको मिल गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है। दूसरी चीज ये देख लीजिए कि भाल रीजन ऑफ गुजरात में ये उगाया जाता है, भाल रीजन ऑफ गुजरात। इसका टेस्ट जो होता है वो स्वीट होता है, मीठा होता है, ठीक है। लेकिन ये एज सच बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन ये दोनों चीजें इट्स इंपॉर्टेंट। एक और जो प्रोडक्ट है उसको जीआई सर्टिफाई किया गया, मदुरई मल्ली फ्लावर। आपको याद होना चाहिए कि भालिया वीट और मदुरई मल्ली फ्लावर आर जीआई सर्टिफाइड, ठीक है। अब जीआई सर्टिफाइड होता क्या है? इट इज साइन ऑन प्रोडक्ट्स हैविंग अ यूनिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। मतलब एक सर्टिफिकेट होता है कि ये इसी ज्योग्राफिकल लोकेशन में पैदा हुआ था। जैसे बासमती राइस है, तो आपको पता है कि ये एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन में ही पाया जाता है, पैदा होता है, ताकि उसकी कोई डुप्लीकेसी ना कर ले, ठीक है दोस्तों। और ये गवर्न बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 से गवर्न होता है। ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। सेफ फ्रेमवर्क, ये क्या है पहले आप समझ लीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेम फ्रेमवर्क इज रिलेटेड टू विच ऑफ दीज फॉलोइंग, तो 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे। अब सेफ फ्रेमवर्क जो होता है ना वो ट्रेड से रिलेटेड होता है, ट्रेड फैसिलिटेशन, ये याद रखिएगा, ट्रेड फैसिलिटेशन। जून 2005 में आया था, WCO काउंसिल ने इस फ्रेमवर्क को बनाया था। इसका फुल फॉर्म क्या है? फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड्स टू सिक्योर एंड फैसिलिटेट ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। इसका काम क्या है? टू सिक्योर रेवेन्यू कलेक्शन एंड टू प्रमोट ट्रेड फैसिलिटेशन वर्ल्ड वाइड। अब क्या होता है दोस्तों कि ट्रेड की आड़ में कई बार क्या होता है? स्मगलिंग होती है। उस चीज को रोकने के लिए ये फ्रेमवर्क बनाया गया है और रेवेन्यू कलेक्शन भी इससे इंप्रूव होता है। रेवेन्यू कलेक्शन कैसे इंप्रूव होता है आपको पता होगा। अभी भी फास्ट टैग का मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब आप टोल पे जाते हैं और एक एक कार को 10-10 मिनट रोका जाता है, फिर वो कैश देता है, उससे रेवेन्यू कलेक्शन जो है इफेक्ट होता है, लोगों का टाइम भी वेस्ट होता है। तो ट्रेड फैसिलिटेशन इंप्रूव करने के लिए फ्रेमवर्क बनाया गया है। रेवेन्यू कलेक्शन भी इससे इंप्रूव होता है। इट एक्ट्स एज अ डिटरेंट टू इंटरनेशनल टेररिज्म ऑल्सो, ठीक है। जब स्मगलिंग नहीं होगी, जैसे ड्रग्स है या वेपन्स हो गए, अगर उसकी स्मगलिंग नहीं हो पाएंगी तो इंटरनेशनल टेररिज्म भी कम होगा। सेफ फ्रेमवर्क इज रिलेटेड टू ट्रेड फैसिलिटेशन। अब AEO स्टेटस क्या होता है? AEO स्टेटस का फुल फॉर्म है ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स। अब जैसे कई लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं चीजों को, ठीक है, तो ऐसे बंदों को अगर ट्रेड करना है या एक्सपोर्ट करना है तो बहुत सारे कस्टम की जो प्रोसीजर है उनके थ्रू गुजरना पड़ता है, जो काफी स्ट्रिंजेंट होते हैं, काफी दिन भी उसमें बर्बाद हो जाते हैं। अगर कोई एक्सपोर्टर या इंपोर्टर AEO स्टेटस पा लेता है, ठीक है, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, तो उसके ये जो कस्टम का प्रोसीजर है वो कम हो जाता है, डिलेस कम हो जाते हैं, उसका बिजनेस थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें एक्सपीडिटेड क्लियरेंस टाइम्स, फ्यूअर एग्जामिनेशंस एंड इंप्रूव्ड सिक्योरिटी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। मेलानिस्टिक लेपर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लेपर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको ब्लैक पैंथर भी बोलते हैं, ब्लैक पैंथर। देखो जितने भी एनिमल्स हैं ना या प्लांट्स स्पीशीज जो पाए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इकोलॉजी पे यूपीएससी का काफी फोकस होता है। हम देखते हैं इसमें क्या होता है, आइदर ऑल ब्लैक और वेरी डार्क इन कलरेशन, बिल्कुल काला सा होता है ये, ठीक है। लेपर्ड आपने देखा होगा, स्नो लेपर्ड के बारे में सुना होगा आपने, इसका बिल्कुल उल्टा होता है, ये ब्लैक पैंथर होता है।
बिल्कुल ब्लैक होता है कलर में। कहाँ पाया जाता है? साउथ वेस्टर्न चाइना, बर्मा, नेपाल, सदर्न इंडिया और इंडोनेशिया में। मतलब ये साउथ ईस्टर्न रीजन में ही पाया जाता है। इंडिया में अगर बात करें तो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र में पाया जाता है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल में रखा गया, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, वल्नरेबल में रखा गया। साइट्स अपेंडिक्स 1 में इसको साइट किया गया है। साइट्स क्या होता है? बेसिकली ये जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्मगलिंग को रोकने के लिए होता है, ये साइट्स बनाया गया था। फिर इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसके शेड्यूल 1 में पाया जाता है। तो शेड्यूल 1 सबसे स्ट्रिंजेंट शेड्यूल होता है जिसमें एनिमल्स की किसी भी तरीके की स्मगलिंग या तस्करी को रोका जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक पैंथर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। और ये पाया कहाँ गया था? नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व ऑफ महाराष्ट्र। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये यहाँ पर पाया गया था। आगे चलते हैं। देखिए, डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, अभी पीछे न्यूज में भी काफी इंपॉर्टेंट था, तो डेली करंट अफेयर्स में आपको कवर भी कराया गया होगा, लेकिन मुझे लगा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। डीलिमिटेशन कमीशन किसके लिए बनाया जा रहा है? जम्मू और कश्मीर के लिए। कौन बनाता है इसको? सेंटर कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या पार्लियामेंट करता है? तो सेंटर करती है। मार्च 6, 2020 को बनाया गया था, ये कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। इसका काम क्या होगा? लोकसभा और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना। देखिए क्या होता है, डिलिमिटेशन कमीशन का काम क्या होता है? मान लीजिए कि यूटी है या स्टेट है, ठीक है, तो उसमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट में भी कई सारे ब्लॉक्स होंगे। तो अब इलेक्शंस इनको कहाँ कहाँ करानी, कितनी सीट्स रखनी है? मान लीजिए एक बड़ा सा स्टेट है, उसमें 25 सीट रखनी है, तो कितना कितना हम एरिया डिवाइड करेंगे ताकि 25 सीट्स आ जाए? मतलब हमको बेसिकली उसको 25 इलेक्शन एरियाज में डिवाइड करना है। तो ये कौन करता है काम? डीलिमिटेशन कमीशन। तो लोकसभा और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की जितनी भी सीट्स होंगी उसके हिसाब से वो ज्योग्राफिकल एरिया की बाउंड्रीज डिसाइड करेगी डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है दोस्तों। और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंतर्गत इसको डीलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। अच्छा, डीलिमिटेशन कमीशन की सबसे खास बात यह है कि इट इज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ एंड दे कैन नॉट बी चैलेंज बिफोर एनी कोर्ट। एक बहुत बड़ी बात है कि कोई कमीशन कोई डिसीजन देता है और उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो डीलिमिटेशन कमीशन इज वेरी पावरफुल। और ये किसके अंतर्गत बनाया जाता है? डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत। तो ये याद रखिएगा 2002, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द चेयरपर्सन। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं आपको। दूसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय सीईसी, ठीक है। तो इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इसके पार्ट हो सकते हैं। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। और चेयरमैन कौन है? ध्यान रखिएगा, रिटायर्ड जज और सर्विंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आगे चलते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है, स्पर्श। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्पर्श स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या होता है, पहले आप ध्यान से देखिए, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन। ये पेंशन से रिलेटेड है, पहली चीज ये पता लग गई। दूसरा, डिफेंस पेंशन से रिलेटेड है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इसको इंप्लीमेंट कौन करता है या किसने बनाई है स्कीम। तो आप डिफेंस से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो याद होना चाहिए आपको, स्पर्श इज रिलेटेड टू डिफेंस पेंशन। आगे चलते हैं। जीका वायरस, ये पहले बहुत न्यूज में था 3-4 साल पहले, लेकिन अभी फिर से न्यूज में आ गया है क्योंकि केरला और उधर की तरफ जो रीजन्स हैं उसमें जीका वायरस पाया गया है। इन्फेक्टेड मस्कीटोज के द्वारा ये फैलाया जाता है, एडिस जीनस। अब आपने ये जो मस्कीटो है ये काफी बदनाम मस्कीटो है, क्यों? क्योंकि इससे डेंगू भी फैलता है, चिकनगुनिया भी फैलता है और जीका भी फैलता है, ठीक है। तो याद आपको होना चाहिए कि एडिस जीनस और मस्कीटो होता है। अच्छा, एक इसमें खास बात और भी है कि इन्फेक्टेड पर्सन कैन ऑल्सो स्प्रेड द वायरस। इन्फेक्टेड पर्सन कैन ऑल्सो स्प्रेड द वायरस। तो इसके ट्रांसमिट होने के चांसेस ज्यादा है। जैसे कोविड की प्रॉब्लम क्या है कि उसको एनिमल्स नहीं, जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे साथ के लोग हैं, वो भी फैला सकते हैं। उसी तरीके से जीका वायरस को भी ऐसे लोग फैला सकते हैं। तो इसलिए ये भी एक बहुत ड्रास्टिक कंडीशन क्रिएट कर सकता है। अच्छा, इसका कोई ट्रीटमेंट या वैक्सीन नहीं है, जैसे डेंगू का भी नहीं है, जीका का भी नहीं है। इसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आपको फ्लूइड लेने की जरूरत है, ठीक है। नारियल पानी हो गया, ये सारी चीजें हो गई, आपको लेने की जरूरत है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन्फेक्टेड मस्कीटो एडिस याद होना चाहिए। इन्फेक्टेड पर्सन कैन ऑल्सो स्प्रेड द वायरस एंड इट हैज नो ट्रीटमेंट और वैक्सीन। सबसे पहली बार युगांडा में पाया गया था 1947 में, मंकीज में, ठीक है। फिर ह्यूमन से पाया गया 1952 में युगांडा में। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि मंकीज में पाया गया था सबसे पहले,
और फिर ह्यूमंस में भी पाया गया था उसके 5-6 साल बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। कासिनी प्रोजेक्ट डिटेल्स। अब कासिनी क्या चीज है, वो रिलेटेड टू हुम, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें क्वेश्चन बेसिकली ऐसे बनेगा, मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्रोजेक्ट्स दे दिए जाएंगे, राइट हैंड साइड में आपको ऑर्गेनाइजेशन दे दिए जाएंगे, जैसे इसरो, नासा या चाइना का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह की चीजें दी जा सकती है। तो ये नासा का प्रोजेक्ट है सबसे पहली बात, सैटर्न से रिलेटेड है, सैटर्न। अच्छा, इस कासिनी में क्या आया, कासिनी जो प्रोजेक्ट था उसमें क्या मिला हमें, मीथेन। दे फाउंड मीथेन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ इट्स मून्स। इसके एटमॉस्फेयर, सैटर्न के जो मून्स हैं टाइटन और इनक्लेडुस, इन दोनों पे मीथेन पाया गया है। अब इसकी मीथेन की पाए जाने की इंपॉर्टेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम ये जानना चाहते हैं कि ये मीथेन बना कैसे, क्या माइक्रोब्स ने इसको बनाया, क्योंकि आपको पता होगा कि जो सॉइल में माइक्रोब्स रहते हैं वो ऑक्सीजन के एनएरोबिक केमिकल रिएक्शन करते हैं, उसके थ्रू मीथेन पैदा होता है। तो क्या ये माइक्रोब्स के थ्रू है या किसी और रीजन के थ्रू है? अगर माइक्रोब्स की वजह से है तो इसका मतलब वहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, चाहे ठीक है वो माइक्रोब्स ही सही, लेकिन वहां लाइफ एग्जिस्ट करती है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिस्कवरी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। भूमि पंडुगा फेस्टिवल। तो ये फेस्टिवल तो बहुत सारे आ सकते हैं, एग्जाम में आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी आपके करंट अफेयर्स में फेस्टिवल आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला ये आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है, कोया ट्राइब्स इसको मनाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश। और ये क्या करता है, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फार्म ऑपरेशन। जैसे ही आपकी फार्म का सीजन आता है, फार्मिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने वाले होते हैं, तो एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उसका नाम होता है भूमि पंडुगा, और ये आंध्र प्रदेश को बिलोंग करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। Which of the following states or UT is the first to achieve 100% first dosage coverage? ये आज की न्यूज में था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें कौन सा स्टेट या यूटी है जिसने 100% फर्स्ट डोसेज कवरेज का टारगेट पूरा कर लिया है? दादरा नगर हवेली, अंडमान, हरियाणा, अंडमान निकोबार यहाँ लिखना चाहिए था मुझे, सॉरी, और लद्दाख। तो इसका आंसर है लद्दाख। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। Which of the following states or UT is the first to have Department of Indigenous Faith and Culture? अभी किसी स्टेट ने, अभी एक स्टेट ऐसा आया था जिसने डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस फेथ और कल्चर बनाया है, तो कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय। अब देखिए तीनों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। असम इज द राइट आंसर, असम इज द राइट आंसर। तो इसका पर्पस क्या होने वाला है? इसका पर्पस ये होने वाला है कि वहां पर असम में जो इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं, जो उनका कल्चर वहां पर ग्रो करता जा रहा है, उसको कंट्रोल करके वहां का जो ओरिजिनल कल्चर है, असम के जो ओरिजिनल लोग हैं, जो उनका कल्चर है, उसको प्रमोट करना। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट इन योर कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।